नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने पिछली क्लास में मॉडल पेपर नंबर 2 के कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसके अलावा खालिस्तान वाले प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे की क्लास में लेते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लघुतरात्मक जो प्रश्न है उसमें मुख्य रूप से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका एक कार्य लिखिए। आपकी जानकारी लिए बता देता हूँ, ये जनरली 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका एक कार्य लिखिए। तो लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम होता है, या तो इसको आप टाइलिन कह दो, टाइलिन एंजाइम कह सकते हैं, या फिर इसको एमिलेज भी कहा जा सकता है, टाइलिन या एमिलेज। तो लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन या एमिलेज। इसका काम होता है स्टार्च या शर्करा, स्टार्च जो होता है भोजन के अंदर उसको शर्करा में बदलना, भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदलना, ये काम करता है कौन? लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन और एमिलेज। और इसी के कारण जब हम भोजन के टुकड़े को लगातार चबाते रहते हैं तो भोजन का टुकड़ा हमें मीठा लगने लग जाता है, क्योंकि वो शर्करा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, लक्षण प्ररूप तथा जीन प्ररूप में क्या अंतर है? जैसे कि हम जानते हैं 9th चैप्टर का प्रश्न है ये। लक्षण प्ररूप में क्या होता है? जैसे कोई भी पादप होता है उसकी बाहरी संरचना, कौन सी बाहरी संरचना जो होती है वो उसका लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे कोई पौधा लंबा है या फिर वो पौधा बोना है, तो लंबा और बोना ये कैसी संरचना है? बाहरी संरचना। तो बाहरी संरचना को उसका लक्षण प्ररूप कहते हैं। और उसकी आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक संरचना को क्या कहा जाता है? उसका जीन प्ररूप कहा जाता है। इसका मतलब उसके अंदर जीन कौन से हैं? कैपिटल टी है या स्मॉल टी है या वही पीले गोलाकार है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये जीन प्ररूप कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों के बारे में एक एक लाइन लिखनी थी, ठीक है। चलिए आगे एक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव के लिंग गुणसूत्र लिखिए। मानव के लिंग गुणसूत्र, देखिए मादा में मुख्य रूप से जो गुणसूत्र होते हैं हम जानते हैं टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें मादा में 44 तो ये गुणसूत्र हैं कायिक गुणसूत्र, और 2 गुणसूत्र XX होते हैं जिनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो यहाँ XX जो है वो कौन से हैं? लिंग गुणसूत्र है। इसी प्रकार नर के अंदर, नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, ठीक है। तो मादा में XX और नर में XY, इसका जवाब आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न है, अजैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। देखिए अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण का अर्थ ऐसा हुआ, ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो सकता, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो सकता, यानी उन्हें सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, प्लास्टिक कह सकते हैं, लोहा कह सकते हैं, कांच कह सकते हैं। तो ये सारे पदार्थ कैसे होते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है। ये उदाहरण भी हो गए। स्नेल का नियम लिखिए। अब देखिए स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम समझने के लिए हमें प्रकाश का अपवर्तन पता होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि मान के चलिए ये माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम नंबर 2 है, ठीक है, ये माध्यम नंबर 2 है। तो यहाँ से यदि कोई प्रकाश की किरण आती है इस प्रकार, और इस प्रकार आते होते प्रकाश की किरण हल्की सी मुड़ जाती है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर इसका अभिलंब खींच दूँ, ये अभिलंब खींच देता हूँ मैं, तो यहाँ पर हम 2 कोण देख पा रहे हैं। एक कोण ये है, ठीक है, इसे कहा जाता है आपतन कोण, और दूसरा कोण ये है जिसे कहा जाता है अपवर्तित कोण। तो स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, तो साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, अपवर्तन कोण आर है, का अनुपात नियत होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नियत, ठीक है। ये है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। इस नियम में क्या कहेंगे हम कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण की ज्या का मतलब साइन, तथा
अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 3 ओम और 4 ओम को संयोजित करने पर अधिकतम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा। अधिकतम प्रतिरोध, देखिए अधिकतम प्रतिरोध तब प्राप्त होता है जब कोई दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो। श्रेणी क्रम यानी इनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 कितना आएगा, 3 प्लस 4 बराबर 7 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध कितना आएगा, 7 ओम आएगा। यदि यहाँ न्यूनतम पूछता तो हम इसे समांतर क्रम में जोड़ देते। जूल का तापन नियम लिखते हुए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखिए जूल का तापन नियम क्या है। जूल का तापन नियम कहता है कि यदि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती तथा तार के प्रतिरोध के समानुपाती और प्रवाहित धारा में लगे समय के समानुपाती, ये 3 चीज़ें बतानी है आपको। तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती। तो इन तीनों से हम कह सकते हैं कि H बराबर I²RT। ये कौन सा नियम आ गया, ये ऊष्मा ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र आ गया और इसे ही जूल का तापन नियम कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण 13वें पाठ से है। यदि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है और वो लगातार बदलता है, ठीक है, तो प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चालक को रखने पर, किसी भी चालक को रखने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है और इसी घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया था, ज़रा याद कीजिए उस प्रयोग को, जिसमें हमने एक कुंडली बनाई थी। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ क्या प्रयोग था। जिसमें हमने एक कुंडली बनाई थी इस प्रकार की, ठीक है, और यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर लिया था और हमने यहाँ पर एक चुंबक लेके आए थे। जैसे ही हम चुंबक पास में लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रारंभ हो जाती है और जैसे ही चुंबक को दूर ले जाते हैं गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। इसका मतलब जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो कुंडली के अंदर क्या बहने लग जाती है, धारा बहने लग जाती है। तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर। ठीक है, यशद लेपन से क्या अभिप्राय है। देखिए यशद लेपन में क्या होता है, लोहा जो होता है वो जल और नमी से क्रिया करके जंग बना देता है, लेकिन यदि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाए, किसकी, जिंक की, तो इस घटना को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है यशद लेपन। तो यशद लेपन में क्या होता है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो इस क्रिया को यशद लेपन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की एक रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाशीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, इसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें आप HBr ले लो, ठीक है, चाहे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लो या AgBr ले लो, AgBr। तो AgBr जो है वो प्रकाश से टूटेगा तो ये बन जाएगा Ag प्लस Br2। ठीक है, तो ये आएगी प्रकाश अपघटन की अभिक्रिया। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होगा, ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया कर लेता है और क्षार से भी क्रिया कर लेता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इसका उदाहरण होता है Al2O3। Al2O3 क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तांबे की विद्युत अपघटनीय परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। ये डायग्राम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर नंबर 3 है वहाँ मिल जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से इस प्रकार का आपको डायग्राम मिलेगा, एक जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, ठीक है, और यहाँ एक प्लस है दूसरा माइनस है, ठीक है, और जो कॉपर होता है वो माइनस की ओर जाता है इस प्रकार Cu। और यहाँ जो है ये एनोड पंख है, इसे एनोड पंख कहा जाता है, यानी कि ये जो इसके अंदर अशुद्धियाँ हैं वो नीचे जम जाती है। धातु और अधातु में 2 अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में 2 अंतर बहुत आसान है। धातु मुख्य रूप से कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, अधातु मुलायम होते हैं। धातु चमकदार होते हैं, अधातु धूसर रंग के होते हैं। और धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं, है ना। तो बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं हम इनके अंदर।
फिर आते हैं प्रश्न नंबर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि मुख्य रूप से कितने नंबर के माने जाएंगे, 3 नंबर के प्रश्न माने जाएंगे। तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो है वो कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के प्रश्न होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है ग्लूकोज के विखंडन का आरेख बनाइए। तो ग्लूकोज के विखंडन का आरेख आप जानते हैं कि हम यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का विखंडन सबसे पहले पाइरूवेट में होता है। पाइरूवेट में 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन O2 की उपस्थिति। अब जब O2 की उपस्थिति होगी तो क्या बनेगा, O2 की उपस्थिति में एक बार तो CO2 बनता है और जल बनता है, CO2 जल, और क्या बनेगा 36 ATP ऊर्जा बनेगी। फिर ऑक्सीजन का अभाव यानी ऑक्सीजन कम हो तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, ठीक है, जो कि मानव की मांसपेशियों में होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या बनेगा, तो एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगी, ठीक है, और 2 ATP ऊर्जा बनेगी। तो ये होता है पाइरूवेट का अपघटन या ग्लूकोज का अपघटन। आगे बात करते हैं वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन में 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। वायवीय श्वसन उच्च प्राणी मानव जैसे प्राणी में पाया जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीव यीस्ट लैक्टोबैसिलस में पाया जाता है। तो 3 अंतर लिख देंगे, बहुत है। फिर उपार्जित लक्षण और अनुवांशिक लक्षण में अंतर लिखिए। देखिए जो उपार्जित लक्षण होते हैं उन्हें बाहर से ग्रहण किया जाता है, इन्हें हम बाहर से ग्रहण करते हैं, जबकि ये लक्षण कैसे होते हैं, अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक लक्षण अनुवांशिक होते हैं। और दूसरा कारण, उपार्जित लक्षण जो है जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, जैव विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, जबकि अनुवांशिक लक्षण जैव विकास में सहायक होते हैं। उपार्जित लक्षणों के कारण DNA में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन अनुवांशिक लक्षणों से DNA में परिवर्तन आता है। और लास्ट में इनका उदाहरण लिख सकते हैं। उपार्जित लक्षण में कह सकते हैं हम, जैसे कान में छेद करवाना, है ना, बाल कटवाना, शरीर पर टैटू बनाना, ये उपार्जित लक्षण है। जबकि अनुवांशिक लक्षण क्या होंगे, बालों का सफ़ेद होना, ये अनुवांशिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो मानव में लिंग निर्धारण का एक फ्लो चार्ट है, वो आपको आना चाहिए। जो XX गुणसूत्र होते हैं वो मादा के होते हैं और XY जो होते हैं नर के होते हैं। तो इसको पुनः 2 भागों में बांट देंगे, XX और इधर से हम कर देंगे XY, ठीक है। फिर पहले का पहले से मिला देंगे तो ये XX बन जाएगा, पहले का दूसरे से मिला देंगे तो XY बन जाएगा, दूसरे का पहले से तो XX और इसका इससे तो XY। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मादा का एक X गुणसूत्र तो फिक्स से आएगा ही आएगा। अब यदि दूसरी तरफ से पिता का X आ गया तब तो लड़की का जन्म होगा, और यदि दूसरी तरफ से पिता का Y गुणसूत्र आ गया तो लड़के का जन्म होगा। अगला प्रश्न है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय बल रेखाओं की 2 विशेषता लिखते हुए आवश्यक चित्र बनाइए। सीधे चालक का मतलब होता है सीधा तार, ये रहा तार, इसको आप पीछे किसी बैटरी से जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया हमने प्लस, तो धारा ऐसे बहेगी। अब इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो हम इस प्रकार इस चुंबकीय क्षेत्र को बता सकते हैं। ये इस प्रकार गोल चक्कर के रूप में होगा ऐसे, ठीक है, वृत्ताकार खंड बनेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा, अर्थात जितनी ज़्यादा विद्युत धारा बहेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक जो चुंबकीय घेरा होता है ये जैसे जैसे कुंडली से दूर जाएंगे ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो वो कम होती जाएगी, और इसका डायग्राम ये बनाना है। फिर आता है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका आवश्यक चित्र बनाते हुए 2 उपयोग बताना है। इसका डायग्राम अपने बुक के अंदर 13वें पार्ट में बना हुआ है, और इसका जो उपयोग होता है ये बांधों में बिजली उत्पादन में काम आता है, बांधों से, है ना, और पवन चक्की से बिजली उत्पादन में भी काम आता है। अगला है जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसका आवश्यक रासायनिक समीकरण लिखते हुए चित्र बनाइए। तो जल के विद्युत अपघटन की विधि जो है ये अपने चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगी आपको, और इसका समीकरण जो है बहुत आसान है,
H2O को तोड़ देना है H2 प्लस O2 में, ठीक है। संतुलित करने के लिए 2 2 लगा दो, तो ये इस प्रकार का काम होगा। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग विलुप्त क्यों हो जाता है? इसका कारण ये होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर जैसे ही लोहे की कील डालते हैं तो लोहा जो होता है कॉपर को यहाँ से हटा देता है और क्या बना देता है, फेरस सल्फेट बना देता है। और फेरस सल्फेट बनने के कारण ही इसका जो रंग होता है नीला रंग वो विलुप्त हो जाता है। और इसका डायग्राम आप देखोगे अपने चैप्टर के अंदर बना हुआ है। एक प्रणाली के अंदर लोहे की कील डालनी है और बताना है कि इसका विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, और निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो 4 नंबर के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है मानव का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप जानते हैं कि मानव का जो पाचन चित्र जो है पाचन तंत्र का, उसका डायग्राम अपनी बुक के अंदर बना हुआ है, तो आप वहाँ से बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इस पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग काम आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानना है। तो चित्र तो बन जाएगा। इसमें प्रयुक्त अंग के रूप में देखिए मुख है, मुख, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रासनली, उसके बाद में आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और लास्ट में मलाशय। छोटी आंत के प्रमुख कार्यविधि समझिए। अब छोटी आंत का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है भोजन का पाचन प्लस अवशोषण। पाचन प्लस अवशोषण। तो पाचन कैसे होगा? छोटी आंत में उपस्थित अनेक प्रकार के एंजाइम जैसे लाइपेज, ठीक है, लाइपेज हो गया, और इसके अलावा ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, इन एंजाइमों द्वारा विभिन्न प्रकार के आने वाले पौष्टिक पदार्थों का पाचन होता है। और इस आंत के अंदर उपस्थित अंगुलनुमा संरचनाएं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है, दीर्घरोम का क्या काम होता है? दीर्घरोम भोजन को पचाने का अवशोषण का कार्य करते हैं। चलिए, तो दीर्घरोम क्या काम करेंगे? तो दीर्घरोम जो है वो ऐसे अंगुलनुमा संरचनाएं होती हैं, ऐसे इस प्रकार की आंत के अंदर, और ये अंगुलनुमा संरचनाएं क्या करेगी? भोजन में आने वाले पौष्टिक पदार्थों का अवशोषण कर लेती है। तो ये हो गई छोटी आंत के प्रमुख कार्य। इसके अथवा हम देख सकते हैं मानव हृदय का नामांकित चित्र। तो आप जानते हैं मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से ऊपर के 2 कोष्ठ आलिंद होते हैं, नीचे के 2 कोष्ठ नीले होते हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम जो है वो आप देखते हो, इसके 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम अपनी बुक में बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। और किस प्रकार ये डायग्राम बनाना है, सारे डायग्राम हमारे पिछले वीडियो में डाले गए हैं, तो पीछे से आप वीडियो को देख सकते हो। धमनी और शिरा में, धमनी जो होती है शुद्ध रक्त ले जाती है और शिरा जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है इसमें। और धमनी जो होती है इसकी दीवारें मोटी होती है, जबकि शिरा की दीवारें पतली और छोटी होती है। और ये भी कह सकते हैं कि जो धमनी है इसके अंदर वाल्व नहीं होते हैं, कोई वाल्व नहीं होते हैं, जबकि शिरा में वाल्व पाए जाते हैं। रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि, तो इसमें आपको सबसे पहले फेफड़े और हृदय और शरीर, इन तीनों के बारे में वर्णन करना है। क्या वर्णन करोगे कि शरीर से अशुद्ध रक्त जो है वो हृदय में आता है। हृदय के बाएं आलिंद के बाएं नीले, दाएं आलिंद से दाएं नीले से फेफड़ों में, और फेफड़ों से फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले, और उसके बाद में वापस शरीर में। तो क्रियाविधि आपको समझानी है, जो आसान है, बहुत आसान। अगला प्रश्न है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी को समझाइए। देखिए, गोलीय लेंस, चाहे आप कोई सा भी लेंस ले लीजिए, चाहे दर्पण ले लीजिए, उनमें चिन्ह परिपाटी क्या होती है? जैसे मान के चलिए यहाँ कोई लेंस है, ये इस प्रकार का, तो आपको ये नियम फिक्स ध्यान रखना है, यदि इधर की दूरियां हम माप रहे हैं तो हमेशा माइनस में मापी जाएगी, और इस साइड की दूरी माप रहे हैं तो हमेशा प्लस में मापी जाएगी। और ऊपर की दूरियां मापनी है तो प्लस में, और अगर आपको नीचे की दूरियां मापनी है तो माइनस में। ये भी आपको एक विशेष पॉइंट ध्यान रखना। तो ये हो गया चिन्ह परिपाटी। फिर प्रश्न पूछ रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए, अवतल लेंस आ गया, इसका मतलब फोकस दूरी जो है वो कैसी होगी? -15, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है। किसी बिंदु को लेंस से कितनी दूर रखें कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो यहाँ पर आपको v जो है वो -10 दे दिया है, तो आपको क्या निकालना है? आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ से u ज्ञात कर लेंगे लेंस का फॉर्मूला लगा के, और फिर आवर्धनता ज्ञात करने के लिए v/u सूत्र लगा देंगे, तो इसमें वैल्यू रखेंगे, आवर्धनता आ जाएगी।
उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले किरण चित्र बनाइए जबकि वस्तु जो है 2f1 और f1 के बीच रखें। तो उत्तल लेंस ये इस प्रकार का उत्तल लेंस होगा और यहाँ पर अगर f1 है तो यहाँ 2f1 होगा, यहाँ f2 होगा, यहाँ 2f2 होगा। फिर आपको क्या करना है कि वस्तु को यहाँ रखना है और किरण चित्र बना देना है और दूसरी प्रकाशीय केंद्र से गुजार दो तो ये जो यहाँ उल्टा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। फिर है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो बिंब का दर्पण से दूरी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए कोई भी अवतल दर्पण होता है और अवतल दर्पण में आपको यदि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो हमेशा आपको जो वस्तु है वो कहाँ रखनी पड़ेगी, F और O के बीच में, यानी यहाँ। और फोकस दूरी इसने ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर दे दिया है तो आंसर हो जाएगा 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखनी पड़ेगी हमें वस्तु को। फिर पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार पर टिप्पणी लिखिए। तो वास्तविक और आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का किरण चित्र बनाइए। तो इसे किरण चित्र ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं ये F है तो वस्तु को अपन जो है इसके चारों ओर पॉलिश कर दी, वस्तु को यहाँ रखेंगे, यह किरण ऐसे जाएगी, इसको फोकस से गुजार देंगे और दूसरी किरण यहाँ ध्रुव से टकराएंगे, इस प्रकार जाएगी। अब इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे, इन किरणों को हमें क्या करना है, पीछे बढ़ाना। पीछे बढ़ाने पर ये जहाँ मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये देखिए। तो इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धनता +1 है, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ दो चीज़ें, प्लस का अर्थ हमेशा होता है आभासी और सीधा, आभासी प्लस सीधा, ठीक है। और यहाँ यदि माइनस आ जाता तो वास्तविक और उल्टा बोल देते। और यहाँ 1 का अर्थ होता है समान आकार का, समान आकार। यदि 1 से बड़ा है तो हम कह देते बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा बन जाता। और यदि 1 से छोटा है तो हम कह देते प्रतिबिंब छोटा है, ये ध्यान रखना। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता है कि जैसे HCl अम्ल है, ये धातु जिंक है, तो ये ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन। एक उदाहरण के द्वारा समझे इस गैस की उपस्थिति कैसे जांच करेंगे। तो आपको एक डायग्राम बनाना है वो जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और हम यहाँ पे जलती हुई तीली ले जाते हैं तो चटपट की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है। और इसका चित्र भी बना देंगे आप। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। देखिए लवण का इकाई सूत्र लिखने पर उसमें उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, परिभाषा हो गई। और एक औद्योगिक रूप से पदार्थ का नाम बताना जिसमें 10 जल के अणु हैं तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी धावन सोडा। धावन सोडे के सूत्र में 10 जल के अणु होते हैं। इस यौगिक का निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें क्या होता है, खाने के सोडे को क्रिस्टलीकरण करा दो तो 10 जल के अणु जो है वो जुड़ जाएंगे सीधे सीधे। तो Na2CO3.10H2O, ठीक है। और इसके दो उपयोग, तो दो उपयोग कहाँ हो जाएगा, ये जल को, कठोर जल को शुद्धिकरण में, यानी कठोर जल को मृदु बनाने में, और इसके अलावा कपड़े धोने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो मॉडल पेपर है वो अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार के और मॉडल पेपर हम बोर्ड एग्जाम से पहले 3-4 मॉडल पेपर और सरल करेंगे। तो इसी प्रकार के मॉडल पेपर के साथ बने रहने के लिए आप अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और यदि आपको कोई समस्या है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस चीज़ की, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। तो नेक्स्ट जो है, आपके किसी बंधु ने, स्टूडेंट ने 13वें चैप्टर जो करवा दिया था, 12वें चैप्टर के बारे में पूछा है कि सर 12वां चैप्टर भी जो विद्युत धारा वाला है वो भी करवाओ। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो 12वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।